बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 3 की जो आउटलाइन है वो आपके सामने यहाँ पे दी गई है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वी लुकअप के बारे में यानी कि वर्टिकल लुकअप के बारे में। फिर हम हॉरिजॉन्टल लुकअप यानी कि एच लुकअप के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट इफ़ एरर फंक्शन, देन डाटा वैलिडेशन, ट्रिम फंक्शन, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन, रैंड बिटवीन का फंक्शन का एक ऑप्शन होता है, उस पर हम बात करेंगे। और फाइनली और बहुत इंपॉर्टेंटली हम इंडेक्स और मैच के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उन चंद बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में से है जिस पे ग्रिप करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है कोई भी वैल्यू लुकअप करने के लिए। सपोज़ करें कि आपके पास डाटा रेंज है और उसमें 500-600 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स हैं और आपको उसमें से सिर्फ जो है वो 5-7 स्टूडेंट का डाटा वहाँ से लुकअप करना है। तो आप कैसे लुकअप करेंगे? अब एक तरीकाकार तो ये है कि मैं, अगर मेरे पास ये हेडिंग्स दी गई हैं तो मैं इस पर फ़िल्टर ऐड कर लूँ। फ़िल्टर कैसे ऐड करूँगा? यहाँ से मैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं फ़िल्टर पे क्लिक कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैं फ़िल्टर ओपन करूँगा तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो आ गए हैं। और लेट्स सपोज़ कि मुझे जाफ़र के मार्क्स अगर मालूम करने हैं तो मैं सेलेक्ट ऑल को अनचेक करूँगा और सिर्फ मैं जाफ़र को चेक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जाफ़र के तमाम सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अगर आपके पास 10 से 12 इस तरह के स्टूडेंट्स हों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट पे जाके उसको फ़िल्टर करें और फिर उसके बाद यहाँ से उसकी वैल्यू जो है वो मैनुअली आप अलग से अपने पास कॉपी पेस्ट करें और फिर दोबारा दूसरे स्टूडेंट पे जाएं, उसको फ़िल्टर करें और उसका डाटा कॉपी पेस्ट करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं फ़िल्टर ओपन करूँगा और यहाँ से क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नेम कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं वी लुकअप के फार्मूले के थ्रू जाफ़र के नंबर यहाँ पे लुकअप करता हूँ और देखता हूँ मेरा फार्मूला जो है वो कैसे काम करता है। मैं यहाँ से जाफ़र लिख देता हूँ और यहाँ से ऊपर मैं सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ जिसके मार्क्स मुझे यहाँ पे चाहिए। अब मैं वी लुकअप का फार्मूला स्टार्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगाता हूँ, वी लुकअप लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक सिंटैक्स जो है वो ओपन हो चुका है, या आप फार्मूला बार के साथ यहाँ पे आपको इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वी लुकअप का जो आर्गूमेंट है फंक्शन का, वो आर्गूमेंट के सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे। फंक्शन आर्गूमेंट में यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो लुकअप वैल्यू के बारे में है, दूसरा मेरे पास टेबल अरे के बारे में है, तीसरा मेरे पास कॉलम इंडेक्स नंबर के बारे में है और चौथा मेरे पास रेंज लुकअप के बारे में है। जो लुकअप वैल्यू है वो बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसको आप लुकअप करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल का हवाला दूं तो इसमें मैं जाफ़र की वैल्यू को मतलब उसके जो मार्क्स को मैं लुकअप करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए जो लुकअप वैल्यू होगी वो मेरी जाफ़र होगी। और लुकअप वैल्यू में मैं जाफ़र के सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ रादर कि मैं मैनुअली जाफ़र का नाम लिखूँ। उसके बाद मेरे पास टेबल अरे आ जाती है। टेबल अरे बेसिकली वो पूरा टेबल होता है जिसके अंदर जाफ़र के मार्क्स अवेलेबल होंगे। तो मेरे पास इस वक्त जो पूरा टेबल है वो ये वाला पूरा टेबल है जिसमें नेम्स भी आ रहे हैं और उसके बाद तमाम सब्जेक्ट के जो हैं वो मार्क्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल अरे में जो है जाके टेबल सेलेक्ट कर लेना है और लुकअप वैल्यू में मैंने जाफ़र को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शन आर्गूमेंट में जैसे ही आपने लुकअप वैल्यू B12 सेल का रेफरेंस दिया तो यहाँ राइट साइड पे उसका जो सोल्यूशन है वो आ चुका है जो कि जाफ़र का है। इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें बताया है कि आपने जो मुझे सेल का रेफरेंस दिया है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो जाफ़र का है। इसी तरह से टेबल अरे मैंने A2 से A8 दिया तो आपने राइट साइड पे देखा कि एक्सेल ने उस टेबल के अंदर तमाम हेडिंग को बता दिया कि सबसे पहला जो यहाँ पे हेडिंग है वो नेम का है, फिर मैथ है, फिर उर्दू है, फिज़िक्स है, इंग्लिश है। अच्छा, कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होते हैं। मैं यहाँ पे जो फंक्शन आर्गूमेंट है इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ एस्केप के थ्रू और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कॉलम जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। मैं यहाँ पे एक रो जो है इंसर्ट करने लगा हूँ कंट्रोल प्लस की शॉर्ट की से, या यहाँ से आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो भी आपके पास कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जो कॉलम नंबर होता है वो कॉलम नंबर हमेशा वहाँ से आपने काउंट करना स्टार्ट करना है जहाँ से आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है। इस केस के अंदर मेरे पास ये टेबल स्टार्ट हो रहा है यानी कि कॉलम नंबर B से। तो इसका मतलब है कि मेरा जो पहला कॉलम होगा वो B कॉलम होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर 1 लिख देता हूँ,
और उसके बाद ऑनवर्ड मेरे पास 1 2 3 4 ये मेरे पास कॉलम नंबर आ जाएंगे। और यहाँ से मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाता हूँ ताकि मेरे आर्गूमेंट ओपन हो जाएं। लुकअप वैल्यू में मैं क्या करूँगा, लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पे जाफ़र सेलेक्ट कर लूँगा। टेबल अरे में मैं क्या करूँगा, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लूँगा। और कॉलम इंडेक्स नंबर में अब मुझे आपने यहाँ से देख के बताना है कि मुझे मैथ के नंबर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो इस केस में मैथ जो है वो किस कॉलम में है, मैथ का कॉलम नंबर क्या है 2। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 2 लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो रिज़ल्ट है 70 मार्क्स का वो यहाँ पे आ चुका है। तो जो रेंज लुकअप है आप देखेंगे कि वो बोल्ड नहीं है, इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है। अगर आपने रेंज भी देखनी हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन इस केस में मेरे पास चूँकि तमाम वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर देता हूँ और उसके बाद इसको ओके करूँगा। तो आप देखेंगे मेरे पास जाफ़र के जो मार्क्स हैं मैथ के अंदर 70 वो यहाँ पे लुकअप होके आ गए हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल में क्या फ़र्क होता है, वर्टिकली जो लुकअप हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि ये हमारी जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल होती है और ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये हॉरिजेंटल होती है। इस केस में आपने देखा कि मैंने जाफ़र लुकअप करना है और जाफ़र मेरे पास इस वक्त जो वर्टिकली मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसमें कहीं पे मौजूद है। लेकिन अगर ये जाफ़र मेरे पास हॉरिजेंटली कहीं पे अवेलेबल होता तब मैं वैल्यू को कैसे लुकअप करूँगा, तो चलिए वो हम डिस्कस करते हैं एच लुकअप के केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरे तमाम नाम थे उनको मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटली मेंशन कर दिया है और जो मेरे सब्जेक्ट आ रहे थे उनको मैंने वर्टिकली मेंशन कर दिया है। अब इस केस के अंदर मुझे अली के जो हैं वो मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ये मैं यहाँ पे दोबारा से जाफ़र ही मेंशन कर देता हूँ। तो अब मैं हॉरिजेंटल लुकअप जो है वो कैसे कर सकूँगा, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वही तरीकाकार है, सिर्फ आपने वी लुकअप से एच लुकअप कर देना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इज़ इक्वल टू वी लुकअप की बजाय मैं अब एच लुकअप कर देता हूँ, हॉरिजेंटल लुकअप। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि क्या है, तो मैं उसको दूंगा कि मैंने जाफ़र ही जो है लुकअप करना है। और टेबल अरे जो मैंने देना है वो मैंने वही टेबल अरे दे देना है जिसके अंदर मेरा सारा डाटा आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा। तो अब यहाँ पे मुझसे रो इंडेक्स नंबर जो है वो एक्सेल पूछ रहा है। आपने पहले नोट किया होगा कि जब पहला मैंने सिंपल वी लुकअप किया था तो उसमें मेरे एक्सेल मुझसे कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो पूछता था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैथ है यानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस वक्त रोज़ में आ रहे हैं। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूं तो मेरे पास ये जो नंबर आ रहे हैं 1 2, ये मेरे पास कौन से नंबर हैं, ये कॉलम के नंबर हैं ये वाले, यानी कि ये पहला कॉलम का नंबर है, ये दूसरे कॉलम का नंबर है, तीसरे का, चौथे का। लेकिन अब इस केस में मुझे रोज़ के नंबर देने हैं क्योंकि मैं हॉरिजेंटल लुकअप कर रहा हूँ और जो मेरे मैथ के जो सब्जेक्ट हैं या बाकी उर्दू फिज़िक्स हैं वो रोज़ में आ रहे हैं ना कि कॉलम में। इसी वजह से आपने देखा होगा जैसे मैं आर्गूमेंट मैंने ओपन किया था तो एक्सेल मुझसे एच लुकअप के केस में रो नंबर जो है वो पूछता है बजाय इसके कि वो कॉलम नंबर पूछे। तो इस केस में मैं अपने रो नंबर कैलकुलेट करूँगा। तो मेरा नेम जो है वो पहला रो है, जो मेरा मैथ है वो दूसरा रो है, और इसी तरह से इसको मैं अगर नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये रो नंबर है। तो अब इस केस में मुझे ये कॉलम नंबर नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये वाले रोज़ नंबर जो है वो एक्सेल को बताने होंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ एच लुकअप पे और उसके बाद लुकअप वैल्यू जो है वो जाफ़र यहाँ पे सेल रेफरेंस दे देता हूँ, कोमा लगाऊंगा। टेबल अरे जो है वो यही मेरी है, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, कोमा लगाऊंगा। और अब आप देख सकते हैं कि मैथ जो है वो दूसरी रो में मौजूद है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर दे देता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देता हूँ और एंटर करूँगा। तो भी मेरे पास इस केस में आप देख सकते हैं कि जो मैथ के मार्क्स हैं जाफ़र के 70 वो एक्सेल ने मुझे यहाँ पे लुकअप करके दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो था इफ़ एरर के बारे में। इफ़ एरर जो है वो क्या होता है, इफ़ एरर का फार्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पे सपोज़ करें कि जाफ़र की बजाय मैं यहाँ पे कोई और नाम ले लेता हूँ, सिदरा ले लेता हूँ। तो अब आपने देखा कि सिदरा जो है वो इस पूरी रेंज के अंदर तो कहीं मौजूद ही नहीं है, तो जो कि वो पूरी रेंज के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए एक्सेल मुझे सिदरा के मार्क्स लुकअप करने के बजाय यहाँ पे एरर दे देगा। वो बोलेगा कि स्टैटिक नॉट अवेलेबल का एक मुझे एरर दे देगा और बोलेगा कि सिदरा जो है वो इस पूरी लिस्ट में, इस पूरी डाटा रेंज में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अब आपने जब भी डाटा प्रेजेंट करना होता है प्रोफेशनली तो उसमें ये जो एरर होते हैं, इस एरर के साथ अगर आप डाटा अपना प्रेजेंट करते हैं तो सम टाइम वो बहुत ज़्यादा अगली जो है वो शो करता है और वो प्रोफेशनली लुक नहीं करता।
तो इसको प्रोफेशनल लुक करने के लिए आप ये चाहेंगे कि यहाँ पे जब भी एरर आए तो उस एरर की बजाय एक्सेल आपको कोई टेक्स्ट शो कर दे आपकी मर्ज़ी का। जैसे इस केस में मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास एरर आए, यानी कि जो नाम हो जो कि उस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, उस डाटा रेंज में मौजूद नहीं है, तो बजाय एरर देने के एक्सेल मुझे टेक्स्ट शो कर दे कि नेम इज़ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। सॉर्ट ऑफ मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो दे सकते हैं। तो इसको यहाँ पे पुट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इफ़ एरर का एक फार्मूला है जो कि मैं वी लुकअप से पहले अप्लाई कर दूंगा। अब आपने देखा यहाँ पे जो सिंटेक्स ओपन हुआ है, अगर मैं यहाँ से भी इसको ओपन कर दूँ तो सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो मेरे पास क्या है, वैल्यू का। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वैल्यू इफ़ एरर का। वैल्यू का मतलब है कि एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आप वैल्यू जो है वो क्या चाहते हैं। मैं वैल्यू चाहता हूँ, लुकअप वैल्यू चाहता हूँ, और लुकअप वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी वी लुकअप के फंक्शन से। तो मुझे वैल्यू यहाँ पे लाने के लिए पहले वी लुकअप का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ताकि वी लुकअप के फार्मूले के थ्रू इनडायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे वैल्यू शो हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे अगेन इफ़ एरर, और अब मैं यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करता हूँ ताकि मेरे पास वैल्यू आ जाए। और फिर उसी तरह से मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिद्रा को सिलेक्ट करता हूँ, कोमा लगाऊंगा, और ये पूरा जो मेरा टेबल है इसको सिलेक्ट करूँगा, कोमा लगाऊंगा, और मैथ के सब्जेक्ट के लिए 2 कॉलम नंबर लगाऊंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ और ये आर्गूमेंट क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपने देखा जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज़ की तो अब मैं दोबारा इफ़ एरर पे आ चुका हूँ, और मेरे पास ये इस वक्त वैल्यू का जो सिंटेक्स है वो बोल्ड में है। तो जैसे ही मैं कोमा लगाऊंगा तो जो वैल्यू इफ़ एरर का सिंटेक्स है वो बोल्ड हो चुका है। इसका मतलब है एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपकी वैल्यू इफ़ एरर आ जाए, यानी कि उसमें जो एरर आ जाए आपके फार्मूले के रिज़ल्ट में, तो मैं क्या शो करूं। तो मैं अगेन, जैसे आपको पता है कि हमेशा टेक्स्ट आपने इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे जाके इन्वर्टेड कोमा में लिखता हूँ कि नेम इज़ नॉट अवेलेबल। इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज़ कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आपने देखा अब की बार मेरे पास एरर की बजाय नेम इज़ नॉट अवेलेबल का टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं जाफ़र लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे, और अगर यहाँ पे मैं कोई भी XYZ लिखता हूँ तो मेरे पास नेम इज़ नॉट अवेलेबल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, जो कि बहुत ही हैंडी जो है वो ऑप्शन है। वो कैसा ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको जाफ़र कर देता हूँ, तो अब अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर जाफ़र के अलावा किसी और के मार्क्स देखने हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बार बार मैनुअली वो नाम जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मेरे पास उसके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं अगर दोबारा कासिम लिखता हूँ और कासिम में जल्दी में मैं कासिम के स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, तो मेरे पास नेम इज़ नॉट अवेलेबल आ जाएगा। हालांकि कासिम अवेलेबल है, सिर्फ मैंने क्या किया कि जल्दी में मैंने मिस्टेक कर दी स्पेलिंग में, लेकिन चूँकि वो एग्जैक्ट स्पेलिंग उस रेंज में अवेलेबल नहीं है तो एक्सेल जो है उसको लुकअप नहीं कर पाएगा। तो इस केस में इस किस्म की इशू से, एरर से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें डाटा वैलिडेशन ऐड कर देता हूँ। डाटा वैलिडेशन क्या काम करता है, मैं यहाँ से डाटा पे जाता हूँ और यहाँ से मैं डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है अलाउ का, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सेल को बोलता हूँ कि आपने मुझे मेरे जितने भी नेम्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है, और मैं उस लिस्ट में से जो भी सिलेक्ट करूँ मेरी वैल्यू जो है उसके हिसाब से लुकअप हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और सोर्स में जाके उसको बताता हूँ कि जो इस लिस्ट का सोर्स है वो ये वाले नाम है जो कि इस रेंज में आ रहे हैं, और सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेरा सेल C12 है उसमें एक छोटा सा यहाँ पे फ़िल्टर यहाँ पे आ चुका है। फ़िल्टर ओपन करूँगा तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो नेम्स थे 6-7 नाम वो यहाँ आ चुके हैं, और अब मुझे मैनुअली नाम लिखने की बजाय जस्ट वहाँ से मैं जो नाम है वो सिलेक्ट करूँगा, और मेरे पास जो मैथ के जो वैल्यू है वो यहाँ पे लुकअप हो जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिम का फंक्शन जो है वो एक और हैंडी फंक्शन है। ट्रिम के फंक्शन में क्या होता है कि लेट्स सपोज ये कामरान यहाँ पे मेरे पास लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाके इसको रिमूव कर देता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर कामरान पे मैं डबल क्लिक करके एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे अभी भी मेरे पास एरर आ चुका है। हालांकि कामरान वही स्पेलिंग यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पे हैं, लेकिन एक करैक्टर जो है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, और अब की बार यहाँ पे 6 की बजाय 7 करैक्टर हो चुके हैं मेरे C12 में। तो वो जो स्पेस वाला करैक्टर है वो चूँकि मेरी इस नेम वाली लिस्ट में कहीं मौजूद नहीं है, इसलिए एक्सेल को लगाया कि मैंने कुछ और
डाटा लिख दिया है और चूँकि वो अवेलेबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मुझे नेम इज़ नॉट अवेलेबल का यहाँ पे एक्सेल एरर दे रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह का डाटा हो जिसमें आपकी स्पेसिस कुछ अवेलेबल हो, जैसे समटाइम क्या होता है कि अगर आप गूगल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो गूगल फॉर्म भरते वक्त स्पेस का ख्याल नहीं रखते या एक्स्ट्रा स्पेस लगा देते हैं। उसकी वजह से आपके जब उस पर कुछ लुकअप करते हैं या फार्मूला लगाते हैं तो उसकी वजह से आपका फार्मूला जो है वो सही कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो इस तरह के एरर को आप कैसे रिमूव करेंगे? आपको ट्रिम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ट्रिम क्या काम करता है? वो आपकी उस सेल को ट्रिम कर देता है, यानी कि उसके जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको रिमूव कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इस केस में आपने देखा कि मुझे जो मेरा C12 सेल है इसको ट्रिम करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि C12 सेल से पहले जाके ट्रिम का ऑप्शन जो है ना यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो मैं C12 से पहले गया और मैंने ट्रिम का ऑप्शन यूज़ किया, ब्रैकेट ओपन की और C12 की ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। बस सिंपल मुझे यही करना है। अब मैंने एंटर किया तो आपने देखा कि कामरान के मार्क्स आ चुके हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन है वो भी अगेन बहुत हैंडी है। उसमें आप क्या करते हैं कि सम टाइम आपने अपना कुछ डाटा इस तरह से प्रेजेंट करना होता है जिसमें आप चाहते हैं कि उसका जो फार्मूला है जो आपने यूज़ किया है वो डिस्प्ले हो जाए और वो किसी भी देखने वाले को पता चले कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं इज़ इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट। फार्मूला टेक्स्ट में यहाँ पे लगाऊंगा और इस वक्त मैंने जो E12 है जहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक्सेल बता देगा कि इस वक्त आपने C12 पे जो फार्मूला लगाया है वो ये वाला लगाया है। तो सपोज़ करें आप यहाँ पे फार्मूला अगर चेंज कर देते हैं, आप यहाँ पे सिंपल सम का फार्मूला अगर लगा देते हैं और यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं, तो आपने देखा अब आपका जो फार्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद अक्सर लोग जो है वो स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमने प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कहाँ से जो है वो डाटा आएगा। सपोज़ करें कि मैंने यही जो रेंज है मेरी डाटा की, स्टूडेंट्स के मार्क्स की, अगर मैंने ये प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट डाटा के हिसाब से, तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगा? मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये जो नंबर हैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ। तो अब अगर आपने यहाँ से नंबर लाने हों जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं डिफरेंट, तो आप कैसे करेंगे? आप सिंपल एक फार्मूला यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू रैंडम बिटवीन का एक फार्मूला होता है जिसकी शॉर्ट की है रैंड बिटवीन। तो आप यहाँ से रैंड बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से अगर मैं इंसर्ट फंक्शन को ओपन करूँ तो सबसे पहले आपने बॉटम की वैल्यू बतानी है कि आप किस रेंज में रैंडम नंबर चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि 80 से 90 के दरमियान मेरे पास रैंडम नंबर जो है वो क्रिएट हो जाएं। तो बॉटम मेरी रेंज क्या होगी? 80 की। टॉप की क्या होगी? 90 की। और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ तो मेरे पास देखा आपने यहाँ पे 90 नंबर आ चुके हैं। मैं सिंपल इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे की तरफ और राइट साइड की तरफ, तो आपने देखा मेरे पास 80 से 90 नंबर के दरमियान रैंडम नंबर जो है एक्सेल ने जनरेट कर दिए हैं। अब मैं इनको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट में जाता हूँ और यहाँ से पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। तो अब आपने देखा मेरे पास रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो चुके हैं और इनके ऊपर मैं डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो अप्लाई करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम वी लुकअप की एक असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है और आपने ये प्रैक्टिस करनी है अपने पास। मैं ये चूँकि एक्सेल की शीट आपसे शेयर कर दूँगा, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपके पास इस तरह का डाटा सेट हो जिसमें आपके पास नाम भी रिपीट हो रहे हैं और एग्ज़ाम भी रिपीट हो रहे हैं, तो आप कैसे लुकअप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 3 तरह के एग्ज़ाम हैं। सबसे पहले यूनिट टेस्ट है, फिर मिड टर्म है और फिर फाइनल है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ तक मेरे पास यूनिट टेक्स्ट है, इसको मैं अगर ये कलर दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मिड टर्म का डाटा है, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास फाइनल का डाटा है, इसको भी मैं येलो कलर दे देता हूँ। तो अब आपने देखा कि मेरे पास स्टूडेंट के नाम भी रिपीट हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम है वो भी रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक और टेबल बनाया है और इसमें मुझे रिपीट वाले नंबर नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ये जो मेरे पास 6 स्टूडेंट आ रहे हैं इनके यूनिट टेक्स्ट में कितने नंबर हैं, मिड टर्म में कितने हैं और फाइनल में कितने हैं। तो आपने सबसे पहले इस लेक्चर को और आगे देखने से पहले इसको प्रैक्टिस करनी है और अपने पास ये असाइनमेंट है आपकी। आपने वी लुकअप के फार्मूले के थ्रू ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है कि आप कैसे लुकअप कर सकते हैं।
और उसके बाद जो है वो अब मैं इसका सलूशन डिस्कस करूँगा। तो अगर आप में से किसी से ये ना हो पाए तो आप उस सलूशन को एक दफ़ा देख लें और उसके बाद इसकी दोबारा प्रैक्टिस करें। यहाँ पे इस तरह के डाटा को लुकअप करने के लिए मैं कंबाइन का फंक्शन यूज़ करूँगा, जो कि ये वाला ऑप्शन होता है। कंबाइन के लिए आप देख सकते हैं कि ये वाला साइन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि नेम और एग्ज़ाम को कंबाइन कर देता हूँ और एक आइडेंटिकल जो है वो नाम बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम ऐड करता हूँ, Ctrl+1 मैंने प्रेस किया अगेन यहाँ पे कॉलम ऐड करने के लिए, और यहाँ पे मैं कंबाइन लिख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मैट को और यूनिट टेस्ट को कंबाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे == लगाऊँगा और मैट सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कंबाइन के लिए ये वाला साइन सिलेक्ट करूँगा और यूनिट टेस्ट को सिलेक्ट करके एंटर करूँगा। तो आपने देखा कि मैट और यूनिट टेस्ट जो है वो दोनों कंबाइन हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आपने देखा मेरे पास जो फॉर्मेटिंग है वो सारी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो मेरा ग्रीन कलर था वो भी ख़त्म हो गया है, जो मेरा येलो कलर था वो भी ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे दोबारा जो है यहाँ पे जाके इसको ग्रीन करना पड़ेगा, फिर इसको जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपकी अगर डाटा रेंज ज़्यादा है तो फिर आपको जो है वो चीज़ परेशानी का बाइस बन सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl+Z करता हूँ और अब की बार मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ड्रैग तो कर दूँ लेकिन जो मेरी फॉर्मेटिंग है वो मेरी ख़राब ना हो। तो मैं अगेन आपके साथ एक और प्रो टिप शेयर करता हूँ। इस केस में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये पूरा जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर लें जहाँ तक आपने ये वाला जो फार्मूला है इसको कॉपी करना है। और उसके बाद आप क्या करें कि F2 की प्रेस करें और कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास वही जो फंक्शन है वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो ख़राब नहीं होगी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो नेम है और एग्ज़ाम है ये दोनों बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा कि नाम कहाँ ख़त्म हो रहा है और एग्ज़ाम कहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मैट और यूनिट टेस्ट के दरमियान एक और करैक्टर जो है वो ऐड कर दूँ, जैसे डैश का करैक्टर है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो जो भी आपने करैक्टर ऐड करना होगा आपको ये कंबाइन वाला फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा, और करैक्टर ऐड करने के लिए इन्वर्टेड कोमा यूज़ करने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पे डैश का करैक्टर ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टेड कोमा ओपन करूँगा, डैश लगाऊँगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ करूँगा और उसको B2 से जोड़ने के लिए फिर मैं यहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन लगा दूँगा और एंटर करूँगा। तो अब आपने देखा कि मैट और यूनिट टेस्ट के दरमियान डैश आ चुका है। तो अगेन इसको यहाँ पे मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, F2 प्रेस करूँगा, कंट्रोल एंटर करूँगा, तो अब मेरे पास हर नाम के साथ यही फॉर्मेटिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कॉपी करके इसको पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये फार्मूला जो है यहाँ से हट जाए। और अब की बार अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे G2 में फार्मूला को इस तरह से यूज़ करना है कि जिसमें मेरे पास ये जो C2 में जिस तरह से वैल्यू आ गई थी मैट और यूनिट टेस्ट में, उसी तरह से वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाए G2 में, ताकि दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। और फिर मैं C और D कॉलम को जो है लुकअप कर लूँगा और अपने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वी लुकअप का फार्मूला सिंपल यूज़ करता हूँ, लेकिन अब की बार लुकअप वैल्यू जो है वो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। मैं मैट सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने मैट और यूनिट टेस्ट को कंबाइन यहाँ पे चूँकि लुकअप करना है, तो मुझे लुकअप वैल्यू में भी पहले मैट और यूनिट टेस्ट को कंबाइन करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल वही कंबाइन वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ। लुकअप वैल्यू जो है वो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, लुकअप वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैट को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे कंबाइन वाला जो मेरा फंक्शन होता है एंड वाला, इसको सिलेक्ट करूँगा और इन्वर्टेड कोमा ओपन करूँगा, डैश लगाऊँगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज़ करूँगा, दोबारा से कंबाइन का जो है वो ऑप्शन लगाऊँगा और अब की बार मेरे पास जो G1 है इसको सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद जैसे ही कोमा लगाऊँगा तो अब एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आपकी टेबल अरे क्या है। तो टेबल अरे मेरी क्या है, ये वाली है, क्योंकि मेरे पास जो आइडेंटिकल मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी इस फार्मूले के थ्रू कंबाइन के थ्रू मेरे पास आ जाएगा और वो वही होगा जो कि मेरे C कॉलम में जैसे टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लुकअप करूँगा दूसरे कॉलम की वैल्यू के लिए, क्योंकि मैंने जो रेंज सेलेक्ट की थी लुकअप रे वो सिर्फ C और D की थी। C कॉलम जो है वो पहला कॉलम होगा, D जो है वो दूसरा कॉलम होगा। तो यहाँ पे मैं 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा लगाऊँगा, 0 लगाऊँगा और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो आपने देखा कि मैट के यूनिट टेस्ट के अंदर 91 मार्क्स हैं जो कि यहाँ पे एक्सेल ने मुझे शो कर दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
जिसको हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस जो है वो क्या होता है, या जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि सेल लॉक करना। आप सेल लॉक जो है वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अभी अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे मेरे पास ये एरर आ चुका है। क्यों? यहाँ से आपने देखा कि इस फार्मूले में जो मेरी सिलेक्शन थी वो G1 की थी, और अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा तो वो G1 से G2 की हो गई है। यानी कि वही काम यहाँ पे भी हो रहा है कि जैसे जैसे मैं नीचे अपनी रोज़ को ड्रैग कर रहा हूँ तो एक्सेल ने फार्मूले को भी एक एक रो नीचे ड्रैग कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये मेरा यूनिट टेस्ट है वो मेरा नीचे जो है वो ड्रैग ना हो। और इसी तरह जब मैं राइट साइड पे जाऊँगा, अगर मैं इसको 91 को राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो भी आप देखोगे मेरे पास एरर आ जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब की बार जो सी और डी मेरा कॉलम था, एक तो वो भी मेरा ड्रैग हो रहा है, और उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे मैट सेलेक्ट किया हुआ था एफ़ में, वो भी मेरा जो है वो ड्रैग हो रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, और अब मैं अपने सेल्स लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आप क्या लॉक करना चाह रहे हैं। आप कौन सा कॉलम लॉक करना चाह रहे हैं और कौन सी रो लॉक करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप दोनों चीज़ें लॉक करना चाह रहे हो, जैसे इस केस में है। अब इस केस में आप अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे, इस केस में मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा कॉलम F तो लॉक रहे। यानी कि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो मैं चाहता हूँ कि कॉलम F तो लॉक रहे लेकिन रो नंबर लॉक ना रहे। जैसे मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता जाऊँ तो F2 हो जाए, F3 हो जाए, F4 हो जाए। और तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको अगर F को लॉक कर देता हूँ, F से पहले डॉलर का साइन लगा देता हूँ, 2 से पहले डॉलर का साइन नहीं लगाता। इसी तरह से जो मेरी रेंज है C1 से D19, इसको भी मैं सिलेक्ट करके लॉक कर देता हूँ। F4 लगाऊंगा तो मेरे सब कुछ यहाँ पे पूरी रेंज लॉक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ G1 पे आता हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब की बार जो मेरी रो है वो तो लॉक हो जाए लेकिन कॉलम लॉक ना हो। क्योंकि मैंने राइट साइड की तरफ जाना है तो मैं चाहता हूँ G से H की तरफ आऊँ, H से I की तरफ आऊँ और फिर J की तरफ आऊँ, तो मेरा कॉलम लॉक ना हो जाए बल्कि जो रो है वो लॉक रहे। तो मैं यहाँ पे 1 से पहले जो है डॉलर का साइन लगा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे वैल्यू मेरे पास लुकअप आ गई है, और राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लुकअप वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब हम बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है इंडेक्स एंड मैच का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि इंडेक्स और मैच का फंक्शन जो है वो क्या होता है। इंडेक्स और मैच जो है वो एडवांस वर्जन है वी लुकअप का। क्योंकि वी लुकअप में जो है वो क्या इशू होता है, अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि जब वी लुकअप से मैं लुकअप कर सकता हूँ तो मुझे इंडेक्स मैच क्यों इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करें मेरे पास ये नेम जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब इस केस में मैं कैसे लुकअप करूँगा, क्योंकि आप जैसे पहले देख सकते हैं कि वी लुकअप के लिए हमेशा आपको लेफ़्ट से राइट जाना पड़ता है, आप राइट से लेफ़्ट नहीं जा सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करूँ और मैं अब लुकअप वैल्यू जो है वो मेरी अगर अली है, तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वी लुकअप में मुझे अली के राइट साइड पे डाटा चाहिए, ताकि मैं एक्सेल को बताऊं कि अली को आपने अली के बाद आने वाले जितना भी डाटा है उसमें सर्च करना है। लेकिन इस केस में अगर अली के लेफ़्ट साइड पे डाटा आ रहा हो तो तब जो है वी लुकअप काम नहीं करेगा इस केस में। तो इसलिए जो है वो अब मुझे एक और फंक्शन चाहिए एडवांस वर्जन का, जिसको मैं यूज़ कर सकूं और मैं अपने डाटा को किसी भी डायरेक्शन में वो सर्च कर सकूं, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, जिस तरह मुझे चाहिए मैं उसको सर्च कर सकूं। उसके लिए मुझे वी लुकअप की बजाय इंडेक्स और मैच फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। इंडेक्स और मैच का फंक्शन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम वी लुकअप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पता है कि हम सिर्फ लेफ़्ट से राइट की तरफ का डाटा जो है वो लुकअप कर सकते हैं। यानी कि इस केस में आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो नेम्स आ रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं और उसका जो डाटा है वो राइट साइड पे है। तो हमेशा मैं लुकअप सिर्फ तब कर सकूँगा जब जो मेरी लुकअप वैल्यू होगी, यानी कि इस केस में जो मेरे नेम्स हैं वो मेरे जो तमाम डाटा है, ये जो मेरे नंबर हैं, इनके लेफ़्ट साइड पे हों, ताकि मैं लुकअप जब करने लगूँ तो मैं लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाऊँ। इस तरह से मैंने अपना डाटा सेलेक्ट करना होगा। लेकिन व्हाट इफ़ कि मेरे पास अगर ये नेम्स जो हैं ये राइट साइड पे आ जाएं, यानी मेरा जो लुकअप अरे है वो लेफ़्ट साइड पे हो और मेरी लुकअप वैल्यू राइट साइड पे हो, तो इस केस में मैं वी लुकअप यूज़ नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे जो है वो इंडेक्स और मैच यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स
के फार्मूले से फ़िलहाल आपको लुकअप करके बताता हूँ कि आप कैसे लुकअप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया और जो मेरी अरे है, अरे हमेशा वो पूरा टेबल होता है जिसके अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, लुकअप वैल्यूज़ वो आ रही होती हैं। तो मैंने क्या किया कि इस पूरे टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ कॉमा लगाया। अब एक्सेल मुझसे पूछ रहा है इस पूरी रेंज के अंदर आप जो लुकअप करना चाह रहे हो वो मुझे बताओ कि रो नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा है। मुझे यहाँ पे 7 के फ़िज़िक्स में मार्क्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 7 का रो नंबर क्या है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं वो रोज़ में आ रहे हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कॉलम में आ रहे हैं। तो 7 का रो नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे ऐड ही कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। यहाँ इंसर्ट करता हूँ, ये मेरा पहला रो नंबर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है, जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से ये मेरे रो नंबर हैं और जो मेरे कॉलम नंबर हैं वो मेरे ये आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं इंडेक्स का फार्मूला लगाता हूँ, इज़ इक्वल टू इंडेक्स। उसके बाद मैं अपना टेबल सिलेक्ट करता हूँ जो कि ये वाला है, कोमा लगाऊंगा और अब जो 7 है उसका रो नंबर क्या है, 5, तो यहाँ 5 लगाऊंगा और जो फिज़िक्स है उसका कॉलम नंबर क्या है, 4 लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। तो आपने देखा कि 7 के फ़िज़िक्स में जो मार्क्स हैं वो एक्सेल ने मुझे दे दी कि 51 मार्क्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये उसी तरह से ये जैसे मैं वी लुकअप यूज़ करते थे तो फिर लुकअप और इसमें क्या फ़र्क हुआ। फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये जो मैंने रो नंबर दिया है और कॉलम नंबर दिया है इसको मैं फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा मैच का, मैं कहूँगा इज़ इक्वल टू मैच और मैं एक्सेल से बोलूँगा कि ये जो 7 है ये इस पूरी रेंज में किस नंबर पे आ रहा है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाऊंगा तो एक्सेल ने कहा 5वें नंबर पे आ रहा है और मैंने यहाँ फार्मूले में भी 5 लिखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर लिखना है तो मैं अगेन यहाँ मैच का फार्मूला लगाता हूँ और एक्सेल से पूछता हूँ कि फ़िज़िक्स जो है वो इस पूरी रेंज में किस नंबर पे आ रहा है। तो 4 नंबर पे आ रहा है तो यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाऊंगा, एंटर लगाऊंगा तो यहाँ पे 4 नंबर आ गया। इसका मतलब है कि जो इंडेक्स के फार्मूले में मैंने रो नंबर और कॉलम नंबर मैनुअली लगाए थे उसकी बजाय अगर मैं फार्मूले के थ्रू चलूँ और मैं मैच के फंक्शन से लगाऊँ तो मेरे ये जो नंबर हैं रो नंबर और कॉलम नंबर ये डायनामिक हो जाएंगे। यानी कि मैं जस्ट ऊपर से जाके सिलेक्ट करूँगा अपने सब्जेक्ट को और चेंज करूँगा तो मेरे पास लुकअप वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इज़ इक्वल टू, अरे मेरे पास ये है, कोमा लगाऊंगा। अब रो नंबर के लिए मैच का फार्मूला लगाता हूँ। मैंने कहा मैच और मैच के लिए मैंने कहा कि 7 को देखो कि ये इस पूरी रेंज में कहाँ पे है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दिया, ये मेरे पास अब रो नंबर कंप्लीट हो गया। दोबारा कोमा लगाऊंगा। अब मुझे कॉलम नंबर मालूम करना है तो कॉलम नंबर के लिए अगेन मैच चूज़ करूँगा। लुकअप वैल्यू क्या है, फ़िज़िक्स, कोमा लगाऊंगा और एक्सेल से पूछूंगा कि अब मुझे ऊपर हेडिंग में बताओ कि फ़िज़िक्स किस नंबर पे है। 0 लगा दूंगा और ब्रैकेट अपनी क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा तो आपने देखा अभी भी मेरे पास वही आंसर आ चुका है जो कि मेरे पास ऊपर वाले फार्मूले में आया था जब मैंने सिर्फ इंडेक्स यूज़ किया था। लेकिन अब फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अब अगर मैं फ़िज़िक्स की बजाय मैथ्स सिलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे मैथ का कॉलम नंबर भी चेंज हो गया 2 और उसके हिसाब से 7 के जो मैथ के नंबर हैं 90, एक्सेल ने मुझे यहाँ पे 90 बता दिए। लेकिन ऊपर वाले केस में वो 51 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो 5 थे और 4 थे रो नंबर और कॉलम नंबर वो वहाँ पे फ़िक्स कर दिए थे। वो वहाँ पे जो है एक्सेल ने डायनामिकली फार्मूले से कैलकुलेट नहीं किए, जबकि यहाँ पे एक्सेल फार्मूले से कैलकुलेट करके देख रहा है कि अच्छा आपने अगर मैथ लगाया है तो मैथ इस पूरी रेंज में किस कॉलम नंबर पे है। वो कॉलम नंबर अब एक्सेल फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर रहा है। तो अब अगर मैं सपोज करें कि इस नेम को उठा के जाता हूँ और इसको सबसे लास्ट में रख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ Ctrl+X और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से अपना फार्मूला लगा लेता हूँ, इज़ इक्वल टू इंडेक्स और जो मेरी अरे है वो मेरी कौन सी है, ये वाली, कोमा लगाऊंगा। रो नंबर के लिए मैच लगाऊंगा और देखूंगा कि जो 7 है कोमा लगाऊंगा और ये इस रेंज में कहाँ पे है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा। अब मुझे देखना है कॉलम नंबर
मैच लगाऊंगा और यहाँ से मैथ सिलेक्ट करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और ये पूरी रेंज सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो आपने देखा 7 के मैथ में कितने मार्क्स थे, 90 के। तो एक्सेल ने मुझे 90 बता दिया। और अगर मैं यहाँ पे 7 की बजाय अली सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 98 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ मैथ की बजाय इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ तो अली के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 79। तो यहाँ पे मुझे 79 मिल गए। तो आपने देखा मैंने जो नेम वाला मेरा कॉलम था उसको मैं उठा के अपने डाटा के राइट साइड पे ले गया, लेकिन फिर भी जो मेरा फॉर्मूला है वो मुझे एक्यूरेटली जो है वो मुझे वैल्यू लुकअप करके दे रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो इंडेक्स और मैच जो कि एडवांस वर्जन है वी लुकअप का, आप इसको यूज़ करके ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना डाटा लुकअप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने वी लुकअप को डिस्कस किया, हमने एच लुकअप को डिस्कस किया, इफ़ एरर क्या होता है, डाटा वैलिडेशन क्या होता है, ट्रिम कैसे करते हैं, फार्मूला टेक्स्ट कैसे शो होता है और रैंडम बिटवीन नंबर आप कैसे ले सकते हो, और फाइनली द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडेक्स और मैच को हमने बहुत डिटेल में कवर किया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे क्लोज़ होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।